अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद सैदी और मैं हूँ किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात होगी इस्लामाबाद के डी चौक पर लापता अफराद के धरने की, जहाँ मरियम नवाज भी इजहार यकजहती के लिए जा पहुंची। हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, कहा दाद रसी नहीं कर सकते तो आकर सर पर हाथ ही रख दें। ये भी बता दें कि उनके प्यारे कहाँ हैं। आदिल तनूली की रिपोर्ट। हमारे प्यारों को बाजियाब करो। बलूचिस्तान से लापता होने वाले अफराद के वर्सा का इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाजी धरना दूसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन से इज़हार यकजहती के लिए मरियम नवाज की भी एंट्री। मुजाहिरीन ने नून लीग की नायब सदर को अपने दुख भरी दास्तान सुना दी। अपने प्यारों के लिए मरियम नवाज से आवाज उठाने की दरख्वास्त। इस तरह पिछली मरतबा आपने आवाज़ उठाई, आपकी आवाज़ उठाने से हमारे घरों की खुशियाँ लौट आई। हम चाहते हैं कि आप फिर से हमारे लिए आवाज़ उठाएं। मरियम नवाज ने लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। रियासत माँ की तरह होती है, आप इनके प्यारों को बाजियाब नहीं कर सकते। आप ये तो कर सकते हैं कि जिनके लोग इस वक्त टॉर्चर सेल्स में हैं, आप इनको बता दें कि इनके प्यारे कहाँ हैं। धरने में शरीक मुजाहिरीन अपने प्यारों की तस्वीरें उठाए उनकी बाजियाबी के लिए नारे लगाते रहे। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में लापता अफराद के घर वालों का एहतजाज दूसरे रोज़ भी जारी है। मरियम नवाज हमदर्दी के लिए पहुंची, मगर सहाफ़ियों के सवालों ने घेर लिया। पूछा, आप हुकूमत को रास्ता बता रही हैं, आपके दौर में क्या रुकावट थी? मरियम नवाज कहने लगी, इन मामलात को नहीं जानती, दूर से देखा है, मजबूरियां होती हैं। आमना जंजुआ पर पर्चा कटा था, लेकिन उस वक्त के वजीर आजम ने वापस ले लिया था। तो 5 मिनट का रास्ता है, आए और इनके सर पे हाथ रखें। नहीं आ सकते, अपने किसी वजीर को भेजें। इस्लामाबाद में लापता अफराद के अहले खाना का दर्द बांटने मरियम नवाज चली आईं। कहाँ से उठाया था इनको? बेटा आपका कौन मिसिंग है? क्या उम्र है उनकी? कहाँ से उठाया उन्हें? मगर अहले खाना से ये ना पूछा कि आपका प्यारा लापता हुआ कब। कैसे पूछती, माजी में अपना ही तो इख्तिदार था। मगर सहाफी ये सवाल ना भूले। रास्ता आज आप हुकूमत को दिखा रही हैं, ये आपके वक्त भी ये ऑप्शंस खुले हुए थे, तो आपके रास्ते में रुकावट क्या चीज़ थी? मैं इन मामलात को नहीं जानती। मैं ये ज़रूर समझती हूँ, क्योंकि मैंने दूर से देखा है, मजबूरियाँ हैं, होती हैं। मरियम साहिबा नहीं जानती, मगर हम याद दिलाते हैं। फरवरी 2012 जब लापता अफराद के लिए सफ़े अव्वल में खड़ी आमना जंजुआ के सर पर नवाज शरीफ ने हाथ रखा। मगर 2014 में उसी आमना जंजुआ को नवाज इक़्तिदार में सड़कों पर घसीटा गया। वो अपना सर ढांपने के लिए चीखती रही। ऐसा सलूक अपने ही लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। मगर ऐसा हुआ, और वो माजी आज मरियम नवाज के सामने सवाल बनकर खड़ा है। साहिबा के ऊपर, जंजुआ साहिबा के ऊपर पर्चा कटा, उनको घसीटा गया, और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने फौरन उसको वापस किया। ये तो कर सकते हैं ना। और मरियम नवाज ने दावा किया कि उनकी सर्जरी पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। नवाज शरीफ जेल में बीमार पड़े थे, तब भी यही कहा गया था कि कायद नून लीग का इलाज मुल्क से बाहर ही हो सकता है। शहबाज शरीफ ने भी कमर दर्द का इलाज बरतानिया में कराया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि वो उस बीमारी की तलाश में हैं जो सिर्फ शरीफ खानदान के जीन्स में है। बीमारी, जान, इलाज, सेहत, हार्ट अटैक, बीमारी। मेरी रूह कांप जाती, मेरी रूह कांप जाती। शरीफ खानदान की मुश्किलात का भी शायद ऐसा ही मामला है। 1.5 साल पहले नवाज शरीफ जेल में सख्त बीमार पड़ गए। नवाज शरीफ शदीद किस्म की बीमारी में मुब्तला है। 3 हार्ट अटैक्स उनको हो चुके हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5, 6 बीमारियां जो उनको लाक हैं। नून लीग के सब रहनुमा यकजबान हो गए कि इलाज तो बैरून मुल्क ही हो सकता है। अगर मियां साहब को बाहर जाना पड़ता है तो उनको जरूर जाना चाहिए। नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं कर सकते। डॉक्टर्स की रेकमेंडेशन है कि उनको बाहर जाकर इलाज करें।
मुस्लिम लीग नून ने तो हुकूमत को वार्निंग भी दे दी थी। मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह न करे कुछ हुआ, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर, आपकी हुकूमत के ऊपर होगी। मरियम नवाज तो वालिद के साथ जाना चाहती थी। बड़ा मुश्किल है कि मियां साहब इलाज के लिए बाहर चले जाएं और मैं ना जा सकूं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। शहबाज शरीफ ने भी कमर का इलाज लंदन में ही कराया। अब मरियम नवाज का भी दावा है कि उनकी सर्जरी बैरून मुल्क ही हो सकती है। मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती, सियासी मुखालिफिन कई बार सवाल कर चुके हैं कि बरसों पाकिस्तान और पंजाब पर हुकूमत करने वाली नून लीग ने मुल्क में ऐसा अस्पताल क्यों ना बनाया जहां इनका इलाज हो सके। मैं उस बीमारी की तलाश में हूँ जो सिर्फ शाही खानदान के जेनेटिक एरर को दुरुस्त करे, जिसके इलाज के लिए शाही खानदान का हर फर्द जो है वो बाहर जाना चाहता है। मुस्लिम लीग जिया के सरबराह एजाजुल हक के समा से इंटरव्यू में तहलका खेज इंकशाफात। कहा नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स में तब्दीली ही एनआरओ था। जेल और अस्पताल के अंदर पैगामात आते और जाते रहे। नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ खुद भी राबिते में थे। पीडीएम की कुछ जमातों का एनआरओ हो चुका। लॉन्ग मार्च से पहले ही पीडीएम तितर बितर हो जाएगी। जाने के लिए भी मैं समझता हूँ एक एनआरओ हुआ था जो कि पब्लिक को नहीं पता कि वो जो प्लेटलेट्स काउंट में जो तब्दीली आई थी वो ही एक एनआरओ की डील थी कि किस तरह तरीके से प्लेटलेट्स को गिराया गया और फिर बाहर भेजा गया। नवाज शरीफ का एनआरओ जो आपने जिक्र किया डील का, किसने दिया है? लाजिम बात है एस्टेब्लिशमेंट उसके अंदर होगी। मैं तो नहीं कहता कि खान साहब ने कहा, लेकिन बात यह है कि उसका हिस्सा खान साहब भी बन गए थे क्योंकि इनके जो हॉस्पिटल का डॉक्टर जो आजकल हमारे हेल्थ के मिनिस्टर हैं, एडवाइज़र हैं, वो उन्होंने भी कह दिया जनाब देख लें प्लेटलेट किस तरह गिर रहे हैं। तो मुझे मालूम है इस बात का कि प्लेटलेट के मतलब ब्लड का रिपोर्ट और थी और कागज़ में रिपोर्ट और थी। यानी ये आपको इल्म है इस चीज़? हाँ 100%, मतलब ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ आपको, प्रूफ दे सकता हूँ। बहुत से लोग शामिल थे। डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब के साथ भी बातचीत मेरे ख्याल होती रही है हॉस्पिटल के दिनों में, हॉस्पिटल से पहले भी, हॉस्पिटल के दिनों में भी, और पैगाम आते जाते रहे। 80s में तो ये लाडले थे इस्टेब्लिशमेंट के, और 90s में तो बहुत ज़्यादा लाडले थे। यानी पूरी IGI जब बनी तो पूरी इस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे थी। आप देख लेंगे बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा, लॉन्ग मार्च से पहले या बाद में, मेरा ख्याल है पहले ही आ जाएगा कि कुछ जमातें जिनका ऑलमोस्ट एनआरओ हो चुका है वो तितर बितर हो जाएंगी। तो ये बहुत अहम इंटरव्यू है। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक के समा से इंटरव्यू में तहलका खेज़ इंकशाफात सामने आए। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स में तब्दीली ही एनआरओ था। जेल और अस्पताल के अंदर पैगामात आते रहे जाते रहे। नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुद भी राब्ते में थे। पीडीएम की कुछ जमातों का एनआरओ हो चुका। लॉन्ग मार्च से पहले ही पीडीएम तितर पितर हो जाएगी। तो इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैयाजुल हसन चौहान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। फैयाजुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत बड़ा इंकशाफ किया है मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक ने। उन्होंने समा से गुफ्तगू की है। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स में जो तब्दीली थी वही असल में एनआरओ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि ये उनकी राय हो सकती है और उनकी राय जो ना मैं समझता हूँ कि उसका वेटेज भी हो सकता है, लेकिन ये बात बड़ी अजीबोगरीब है कि वही ज़ियाउल हक साहब के बेटे एजाजुल हक साहब की जो राइट हैंड थे नवाज शरीफ साहब के पिछले टर्नओवर में भी और उससे पहले भी अपनी सारी लाइफ में, उन्होंने अगर ये बातें की हैं तो इसका मतलब है कि वो नवाज शरीफ की इची बीची सारी जानते हैं, वो नवाज शरीफ के सारे करतूत जानते हैं, वो नवाज शरीफ के डील करने के, कंप्रोमाइज़ करने के, बैकडोर चैनल से मामला तय करने के सारे तौर तरीके जो है, रंग ढंग और सुर गुर सारे जानते हैं ना। अब हैरानगी ये होती है कि उनकी बात अगर मान ली जाए, सपोज मान लेते हैं एक लम्हे के लिए, तो बड़ी अजीब बात है। ये 20 सितंबर से जो ना ये जो पीडीएम मिक्स चार पार्टी बनी है, ये जो फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को, सिलेक्टर्स की जो गजल पढ़ते थे और अभी कल तक गजल पढ़ी है इसने जना वजीराबाद में उसकी बेटी ने जना नवाज शरीफ साहब की, तो इसका मतलब है ये तो बहुत बड़े झूठे हैं, ये तो बहुत बड़े फरेबी हैं, ये तो बहुत बड़े 2 नंबर हैं। खुद तो सारे मामला करते हैं। आप करे तो रामलीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला, आप करे तो सुभान अल्लाह, कोई और करे तो अस्तगफिरुल्लाह, आप करे तो माशाल्लाह, कोई और करे तो नौज़बिल्लाह, आप करे तो वाह वाह, कोई और करे तो थू थू। तो कहने का मकसद ये है
कि इजाजुल हक साहब की इस बात को अगर दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए तो फिर नवाज शरीफ से बड़ा मुनाफिक, नवाज शरीफ से बड़ा 2 नंबर, नवाज शरीफ और इसके खानदान से बड़ा धोखेबाज कोई और नहीं हो सकता। चौहान साहब एक बात और भी बता दें, वो जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के लिए कह रहे हैं इजाजुल हक साहब, जिस तरह से वो पीडीएम और दीगर जमातों के लिए कह रहे हैं, ठीक वैसे ही एट द वेरी सेम टाइम वो इमरान खान साहब के लिए भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वो बाद में सारे सेटअप का सारे के सारे मामले का हिस्सा बन गए। और वो साथ के साथ ये भी कह रहे हैं कि जी लॉन्ग मार्च जो है ना वो पहले ही तितर बितर हो जाएगी। अब ये एक ऐसी स्टेटमेंट है कि मार्च से पहले ही यू टर्न हो जाएगा पीडीएम का। ये तो आप लोग भी कह रहे हैं, तो पीटीआई भी कह रही है। देखें, बात ये है कि नवाज शरीफ साहब ने तो जो कुछ किया, उनके बेटी के ट्वीट, बेगम सफदर रवान साहिबा के और उनके डॉक्टर के टीके, उनके तनाजुर में जो प्लेटलेट्स की सारी जना आपाधापी हुई है, उसमें उनसे पूछे ना कि उन्होंने ये क्या हरकत की है। हमें तो डर खौफ लग गया था, पूरा मीडिया, आप लोग भी इसमें शामिल है, हम भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ, इमरान खान साहब भी शामिल है। हम तो घबरा गए थे, हम तो डर गए थे कि जनाब ये तो मौत का फरिश्ता हाथ में सर्टिफिकेट लेके मौत का इनको तलाश कर रहा है। खुदा न खास्ता कोई दाएं बाएं हो गए, खड़क गए तो एक नया जनाब भुट्टो बन जाएगा जो आज तक जिंदा है, मरता ही नहीं है। सिंध की सारी अवाम मर गई है पर भुट्टो जिंदा है। तो हमने कहा ये ना हो कि कोई नया जना इस किस्म का कोई करैक्टर क्रिएट हो जाए। तो एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो वो टेम्पो बनाया हुआ था, जो मोमेंटम बना हुआ था उनके टीके और ट्वीट्स की रोशनी में, और मीडिया भी सारा परेशान था कि अल्लाह खैर करे, आज नहीं थे कल, कल नहीं थे परसों वाला माहौल बनाया हुआ था जनाब बेगम सफदर रवान के ट्वीट्स ने और डॉक्टर अदनान के टीकों ने। लेकिन अगर ये सारी बातें भी ठीक है तो सबसे बड़ा मुजरिम जो है ना वो नवाज शरीफ, सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगल साहब है। और एनआरओ देने वाला कौन है सर? ऐसी सूरत में अगर आपकी बात मान लेते हैं, हमें तो बाद में पता चला यार बहुत बड़ा फनकार, अदाकार, गुलकार और कलाकार है, 2 नंबरी करके चला गया। हम तो जनाब मीडिया के और इनके ट्वीट और टीकों के तनाजुर में, मीडिया भी सारा, अब आप देखें ना, सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे 2 हफ्ते 3 हफ्ते कवरेज होती थी कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स इधर गिर गए, इधर गिर गए। अब इतने सारी सिचुएशन के बावजूद सही फैसला करना, मेडिकल रिपोर्ट्स को जांचना, देखना, सर ये और किसका काम था? भाई मेडिकल रिपोर्ट तो इनकी आई बनी बनाई हुई आती थी ना, कहने का मकसद ये। लेकिन सारी बातें छोड़े, एंड रिजल्ट यही है कि बड़े बड़े फनकार ने, बड़े बड़े कलाकार और बड़े बड़े अदाकार ने। सर ये देखिए ना, वो ना पीएमएलएन ने दिए ना इजाजुल हक साहब ने दिए। इधर कहते हैं फौज से राब्ता नहीं करना, फौजी जनरलों से मिलना नहीं, फौज के साथ डील नहीं करनी, फौज के साथ लेन देन नहीं करना, और फिर लम्हा बलम्हा कल तक, अभी तो इन्होंने बेगम सफदर रवान आज से 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले तक डील करती रही है बाहर जाने के लिए, आज मुकर गई है। कहने का मकसद ये चोरों का टोला है, मुनाफिकों का टोला है, 2 नंबर, झूठ, फ्रॉड, फ्रेब, पोस्ट डॉक्टरेट की हुई है नवाज शरीफ साहब ने भी और पूरे टब्बर ने भी और बेगम सफदर रवान ने भी, झूठ बोलने में, फ्रेब करने में, फ्रॉड करने में। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, सिलसिले में बात कर रहे थे। किसी जमात को मुतनाजिब नशिस्तें ना मिली तो सिस्टम तबाह हो जाएगा, जिसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। चीफ जस्टिस ने सेनेट में ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान सख्त रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल मुकम्मल होने का इंदिया भी दे दिया। इस्लामाबाद में बड़ी समाअत का अहवाल क्या रहा, बता रहे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल अपनी इस रिपोर्ट में। सेनेट इंतखाबात ओपन या काबिल शिनाख्त बैलेट से कैसे होंगे? सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर हतमी राय देने के करीब। 18 फरवरी को समाअत मुकम्मल करने का इंदिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, मुल्क की किस्मत इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, वो पूरे मुल्क पर हुकूमत लाता है, अपनी जिम्मेदारी को समझे। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन सेनेट में मुतनासिब नुमाइंदगी को कैसे यकीनी बनाएगा। जिस जमात की सेनेट में जितनी नशिस्तें बनती हैं उतनी मिलनी चाहिए। किसी जमात को कम नशिस्तें मिली तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा, इस्लामाबाद में आज भी लोग नोटों के बैग लेकर बैठे हुए हैं, इन्हें सिर्फ इंतजार है कि अदालत कहीं ओपन बैलेट का हुक्म न दे दे। चीफ जस्टिस ने कहा, पैसे देने वालों के पास भी कोई तो सिस्टम होता है कि बिकने वाला वोट देगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन को मालूम है लेकिन हमें बता नहीं रहे। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, बेईमानी हमेशा ईमानदारी से होती है, मसला बैलेट पेपर पर बार कोड लगाने से हल हो सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, वोटों की खरीदारी में मंशियात और 2 नंबर कमाई इस्तेमाल होती है। वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। क़यामत तक वोट खुफिया रहना आइन में है, न अदालती फैसलों में।
इलेक्शन कमीशन ने मौका इख्तियार किया कि सेनेट इंतखाबात पर आर्टिकल 226 का इतलाक होता है, जिसके तहत मिलने वाली वोटिंग राजदारी को महदूद नहीं किया जा सकता। किसी का वोट का हक इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते। आजादाना वोट न दिया तो इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होगी। वोट देखने के लिए आर्टिकल 226 में तरमीम लाजमी करार दे दी। केस की समाअत 18 फरवरी की दोपहर 12 बजे होगी। सुल्तान इकबाल, समा, इस्लामाबाद। और दूसरी जानिब सेनेट इलेक्शन के लिए सारी जमातें अपने मोहरे तैयार कर रही हैं। इस्लामाबाद में अब्दुल हफीज शेख और फरार अकबर समेत हुक्मरान जमात के ज्यादातर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, मगर PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी का मामला लटक गया। बड़े ऐवान का बड़ा इंतखाबी मार्का, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी जारी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। जनरल नशिस्त पर PTI के अब्दुल हफीज शेख, जबकि खवातीन की सीट पर फौजिया अरशद, नून लीग की फरा अकबर और फरजाना कौसर को क्लीन चिट मिल गई। हम सब की ये कोशिश है कि इसके इलेक्शंस एक शफाफ और अच्छे अंदाज में मुकम्मल हों। PTI इंशाअल्लाह अल्लाह की मर्जी से कामयाब होंगे। PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के कागजात पर PTI का एतराज, मंजूरी का फैसला न हो सका। जियाले रहनुमा ने एतराजात को बिला जवाज करार दे दिया। हुकूमती उम्मीदवार को शिकस्त देने का अज़्म। हमारे पास बहुत मटीरियल था कि हम भी उनके खिलाफ जा सकते थे। मैं नहीं चाहता कि वो डिस्क्वालीफाई हों। ये मामला मैदान में होना चाहिए। अपोजिशन ने इलेक्शन की शफाफियत पर भी सवालात उठा दिए। इलेक्शन के प्रोसेस को सेनेट के हुए आज 5वां दिन है और ये प्रोसेस मुतनाज़ा हो चुका है। किसी चोर दरवाजे से आईन को अमेंड करने की कोशिश की हम मुकम्मल मुखालफत करते हैं। सेनेट इंतखाबात को शफाफ कैसे बनाया जाए, इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्लिमानी जमातों के नुमाइंदगान को 22 फरवरी को मुशावरत के लिए बुला लिया। लाहौर से नून लीग की परेशानी में इजाफा हुआ है, जहां परवेज़ रशीद के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात लग गए हैं। लीगी उम्मीदवारों को अदालत जाकर शहबाज शरीफ से पार्टी टिकट पर दस्तखत कराना पड़े। जज ने पूछा कि क्या टिकट के पैसे लिए गए? वकील ने बताया नहीं जी, ये बिल्कुल फ्री हैं। सेनेट इलेक्शन का मैदान सजने से पहले कागजात की जांच पड़ताल जारी। इलेक्शन कमीशन पंजाब में उम्मीदवारों की आमद। नून लीगी उम्मीदवारों को पार्टी सदर के दस्तखत न होने पर एहतसाब अदालत जाना पड़ा। पेशी पर आए शहबाज शरीफ ने फाजिल जज से इजाजत लेकर पार्टी टिकट्स पर दस्तखत किए। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर जज ने दस्तखतों की तस्दीक की। जज अमजद नजीर ने इस्तफसार किया कि टिकट मुफ्त है या फीस ली है, जिस पर शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि ये फ्री है। उधर इलेक्शन कमीशन ऑफिस में परवेज रशीद के कागजात नामजदगी पर तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ एतराज़ात किए गए। सिर्फ एक इल्ज़ाम ऐसा है कि मेरे ज़िम्मे कुछ ड्यूज़ बाकी हैं पंजाब हाउस के इस्लामाबाद के, जिसका कोई एविडेंस नहीं है। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर लीगी उम्मीदवार आजम नजीर तारड़ और सायरा अफजल तारड़ भी पहुंची, जिन्हें पार्टी टिकट पर दस्तखत कराने की हिदायत की गई। तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार डॉक्टर जरका जमशेद इकबाल चीमा, उमर सरफराज चीमा और जहीर अब्बास खोखर के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। काफ लीग के कामिल अली आगा पीपल्स पार्टी के अजीमुल हक के कागजात नामजदगी भी मंजूर हुए। कागजात की जाँच पड़ताल कल भी जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि वज़ीर आज़म सेनेट इंतखाबात शफ़ाफ बनाने के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कौम जान चुकी है कि कौन इसमें रुकावट बन रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिबली फराज का कहना था कि फैसल वाडा को टिकट इसलिए दिया कि सेनेट में उन जैसा बोलने वाला कोई नहीं। जनरल इलेक्शंस और सेनेट के इलेक्शंस, इनको बहुत ही शफाफ तरीके से होना चाहिए। इस मसले का हल होना चाहिए। वो पार्टीज जो कि इसका साथ नहीं दे रही, जो इसकी मुखालिफ हैं, वो पाकिस्तानी कौम को पता चल गया है कौन चाहता है कि इलेक्शन अहलियत, काबिलियत और मुनसिफाना तरीके से हों, और कौन चाहता है कि वही पैसे का जोर वाले लोग आएँ और वो सेनेट में मेंबर बन सकें। लेकिन ये जो हमारी कोशिश है ये इंशाल्लाह जारी रहेगी। जब इस किस्म की सिचुएशन आती है जहाँ पे कि पैसे का खुला इस्तेमाल हो, तो उसमें फिर ये नहीं होता है कि सिर्फ आप किसी को खरीदेंगे, आपके लोगों को कोई खरीदेगा, आपके लोगों को भी कोई खरीद सकता है। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। सेनेट में हमारे पास शायद इतने बोलने वाले नहीं हैं जितने कि हमारे पास होने चाहिए, तो ये समझा गया है कि बेहतर है कि एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कि इतने बोलने वाले लोग नहीं हैं तो उसको भी शामिल किया जाए। 2023 में
वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा को सेनेट इलेक्शन मुहिम की जिम्मेदारियाँ सौंप दी हैं। वफाकी काबीना इजलास में वज़रा को सेनेट इलेक्शन में किरदार अदा करने की हिदायत कर दी है। इसी बारे में बात करेंगे। समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ हैं। नईम अशरफ भट्ट, खबर की तफसील। जी किरण, वफाकी काबीना इजलास में आज प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि वज़रा जो हैं वो भरपूर तरीके से जो मुहिम है इसकी सेनेट इलेक्शन की, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद सीट जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत है जिसकी, जहाँ पे डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख जो हैं वो कैंडिडेट हैं, उनकी सपोर्ट का तमाम वज़रा को प्राइम मिनिस्टर ने कहा। और फिर आगे से वज़रा ने कहा कि बिल्कुल इनकी जीत हमारी जीत है, PTI की जीत है, क्योंकि पूरी हुकूमत का स्टेक है इस अहम सीट पर। और असल में प्राइम मिनिस्टर को एक रिपोर्ट दी गई थी कि वज़रा जो हैं वो कोई ज़्यादा इस सीट के लिए कोशा नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, वो दिलचस्पी जाहिर नहीं कर रहे, क्योंकि हफीज शेख जो हैं वो सियासी शख्सियत नहीं है, PTI से इतना ताल्लुक नहीं, तो वज़रा भी अक्सरियत जो है वो ज़ाहिर PTI की है। तो अब आज स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें डायरेक्शन दी है और हर वजीर की ड्यूटी लगी है उनको 10-20 नईम अशरफ भट्ट, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हंगामा आराई, बलवा और दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार हलीम आदिल शेख और साथियों को अदालत में पेश कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर ने कार्य सरकार में मदाखलत और हंगामा आराई के मुकदमे में हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखते हैं। एहतजाज, धरना, हंगामा आराई, कार्य सरकार में मदाखलत का इल्जाम। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। इससे कबल हलीम आदिल शेख और साथियों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। PTI के वकला ने मीडिया से गुफ्तगू में मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत भेजने पर सवाल उठा दिया। ये केस जो है ATC का बनता ही नहीं है। हलीम आदिल शेख ने इल्जाम लगाया कि वजीर आला सिंध उन्हें कत्ल कराना चाहते हैं। सिंध को इन्होंने अपने बाप की जागीर समझी हुई है। सिंध से इनकी बदमाशी, इनकी दादागिरी, इनकी कत्ल वारतगरी खत्म करेंगे। और कल ये मुझे कत्ल करना चाहते थे, और क्या दहशतगर्द तुम लोग नहीं हो? मगर PP रहनुमा सईद गनी कहते हैं हलीम आदिल की गिरफ्तारी पर तो PTI के जिम्मेदारान राब्ते करके खुशी का इजहार कर रहे हैं। PTI के बहुत जिम्मेदार लोग बहुत खुश हैं। उन्होंने हमें खुद फ़ोन किए हैं, मैसेजेस किए हैं। उन्होंने कहा कि ये शख्स है फसादी है, ये फितना है, ये जहाँ जाता है वहाँ गंद करता है, हमारी भी इज्जत खराब करता है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली को रिमांड मुकम्मल होने पर जुम्मे को फिर ATC और जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में पेश किया जाएगा। इरफानुल हक, समा, कराची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि उन्होंने कराची के ज़िमनी इलेक्शन में पुलिस अफसरान को कोई हिदायत नहीं दी। पुलिस अफसरों से राब्तों के सवाल पर मुराद अली शाह ने कहा, कल वो कराची में क्या फ़ोन की रेंज में भी नहीं थे। पुलिस किसी को नहीं बताती कि किसे गिरफ्तार करना है और किसे नहीं। सूबे का वज़ीर आला सुबह से मुराद अली शाह जो है SHO से और SSP से डायरेक्टली फोन के ऊपर राब्ते में था। मैं तो था नहीं इधर, तो मैं तो जैसे मैंने बताया कराची से भी बाहर था, फोन के रेंज में भी नहीं था। एक शख्स हथियारों के साथ उधर जाता है, क्या कानून जो है उसको छोड़ दे? जो भी तरीक़ेकार है वो पुलिस करती है। मैं नहीं कहता हूँ पुलिस को कि जाके इसको गिरफ्तार करो, इसको छोड़ दो। ये सेनेट का वोट मेंबरान की मर्जी है। मैं किसी PTI के शख्स से राब्ते में नहीं, वो कैंडिडेट्स देखेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, पीपल्स पार्टी कराची के शहरियों से तासुब बरत रही है, उन्हें महाजिर सियासत की जानिब धकेलना चाहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी वालों का ये ख्वाब हरगिज पूरा नहीं होगा। नौकरी नहीं दी, पानी छीन लिया, कचरे में शहर को जो है वो डाल दिया। इन तमाम चीजों के बावजूद हमने सस्ती शोहरत के लिए हमने मुहाजिर नाम पर सियासत नहीं की। ये जो मुहाजिरों पर भी जो जुल्म हो रहा है, ये सिंधी नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। वो दिन गए जब बैसाखियों का सहारा था, शहद से इलाज हो रहा था। अब शर्जील इनाम मेमन पुरजोश नजर आने लगे हैं। तेज तेज कदमों से इलेक्शन कमीशन जाने लगे।
शराब, शहद और शर्जीली नाम मेमन, बीमारी, अस्पताल, बैसाखियां और लड़खड़ाते कदम, ये सब नैब और जेल के दिनों की बातें हैं। आज के शर्जीली नाम मेमन वो नहीं जो बख्तरबंद से वकीलों के सहारे उतरा करते थे। आज पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जीली नाम मेमन वकीलों के साथ नहीं बल्कि सियासी साथियों के हमरा इलेक्शन कमीशन पहुंचे। क्या चाल थी, कैसा एतमाद था, कैसी तमकनत थी, दिन बेहतर हुए या सेहत, या फिर वकील और बख्तरबंद न रहे, या फिर वो दिन न रहे जब सवाल हुआ करते थे। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने लियारी के गैंगस्टर उज़ैर बलोच को मजीद 3 मुकदमात में बरी किया। उज़ैर बलोच के खिलाफ लियारी ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर हमले के इल्ज़ाम में मुकदमात दर्ज किए गए थे। उज़ैर मजमूई तौर पर 9 मुकदमात में बरी हो गए। इनमें इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के 4 मुकदमात शामिल है। उज़ैर बलोच के खिलाफ मजीद 49 मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें कि FIA के 2 अफसरान की खिदमात ब्रॉडशीट केस कमीशन के हवाले कर दी गई हैं। तो ये अहम मामला है। ब्रॉडशीट के हवाले से इल्ज़ामात की तहकीकात, FIA के अफसरान भी इसमें शामिल हो गए हैं। फाइनेंशियल क्राइम अफसरान के ये माहिर हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर अमानुल्लाह और एहसन अली बाजवा मुआवनत करेंगे। कंपनी को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के असासों की तहकीकात का काम दिया गया था। समग्र नुमाइंदे रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, तफसील से बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, FIA ने 2 अफसरान जो हैं जो फाइनेंशियल क्राइम के माहिर हैं उनको इनकी ड्यूटी लगाई है, उनकी खिदमात जो है उनके हवाले की हैं। उनमें अमानुल्लाह है और दूसरे का नाम जो है वो एहसन अली हैं। ये दोनों असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। FIA हुकाम ने जो ब्रॉडशीट के हवाले से जो तहकीकात है उसमें उनकी खिदमात जो है वो वफाकी हुकूमत को दी हैं ताकि वो तफ्तीश का हिस्सा बन सके। वफाकी हुकूमत ने चूँकि ब्रॉडशीट में जो गैर पाकिस्तानी जो लोग हैं जिनकी गैर मुल्क ममालिक में जायदादें हैं उनका सुराग लगाने के लिए ब्रॉडशीट कंपनी को चूँकि ये दिया था कि वो उनकी जायदाद मालूम करके बता सकें, तो उन्होंने कुछ वो उनको मतलूबा रिकॉर्ड तो ना मिल सका। लेकिन अब जो तफ्तीश की जा रही है तो भारी रकूम दी गई, तो उस हवाले से अब 2 अफसरान की ड्यूटी लगाई है और उनको उनकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुदारबा तर्ज का एक और स्कैंडल। चिकन के कारोबार में सरमायाकारी के नाम पर अवाम से 80 अरब रुपए बटोरे गए। चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया। DG नैब लाहौर को तहकीकात के लिए खुसूसी सेल बनाने की हिदायत कर दी। कहा डबल शाह को सिंगल शाह बना चुके दीगर करप्ट अनासिर को भी छोड़ेंगे नहीं। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। कभी मजारबा और मुशारका तो कभी टायर स्कैंडल और अब चिकन कारोबार में सरमायाकारी के नाम पर 80 अरब रुपए का मुबैना फ्रॉड। चेयरमैन नैब ने लासानी चिकन एंड चिक्स नामी कंपनी के खिलाफ शिकायत पर नोटिस ले लिया। DG नैब लाहौर को खुसूसी सेल कायम करके तहकीकात का हुक्म। ये भी 2 टोक कह दिया कि मुलजमान जितने भी बाअसर हों कार्रवाई की जाए। मुबैना फ्रॉड कंपनी के मुतासरीन ने नैब हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से मुलाकात की। शिकायत सुनने के बाद चेयरमैन नैब ने 46,000 मुतासरीन से जमा पूंजी लूटने वालों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने का हुक्म दिया और कहा कि स्कैंडल को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। मुतासरीन से मुलाकात में चेयरमैन नैब का कहना था डबल शाह से 7 अरब रुपए बरामद करके उसे सिंगल शाह बनाया। मुजारबा स्कैंडल में मुफ्ती एहसान और दीगर पर 9 अरब का जुर्माना आयद हुआ, जबकि कराची में हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन को 14 अरब रुपए बरामद करके वापस करवा चुके। चिकन स्कैंडल को भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आने वाली नस्लों के लिए शजरकारी मुहिम को ज़रूरी करार दे दिया है। इस्लामाबाद में शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब में कहा, हम पाकिस्तान में ज़मीन पर ही नहीं बल्कि लोगों की सोच में भी तब्दीली ला रहे हैं। पाकिस्तान में एक तब्दीली लेके आ रहे हैं, ज़मीन पे भी और सोच में भी। आने वाली हमारी नस्लों के लिए ज़रूरी है कि हम अपना जो लाइफस्टाइल बदलें, इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि आपने कल मर जाना है। तो आखिरत के लिए आज से सोचो कि आपने अपने अमाल कैसे ठीक करने, लेकिन इस दुनिया के लिए ऐसे जियो कि आपने 1000 साल जिंदा रहना है। सोचें कि आज जो हम कर रहे हैं अपने मुल्क से 50 साल में हमारी आने वाली नस्लों को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। बदकिस्मती से पिछले 70 साल में हमने ना अपनी आखिरत की फिक्र की और ना ही हमने ये सोचा कि जिस बेदर्दी से अपने दरख्त काट रहे हैं इसका हमारे आने वाली नस्लों के ऊपर क्या नुकसान होगा। अब हमारा जो टारगेट है 10 अरब दरख्त लगाने का, ये वक्त है जो यूथ है पाकिस्तान अपने मुस्तकबिल को अपने हाथ में ले।
कराची की मसरूफ तरीन सड़कों पर भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स आज़ाद हैं। जेल चरंगी के करीब कार सवार को डाकुओं ने रोका और असलहे के जोर पर कीमती सामान लूट लिया। गुज़िश्ता शब होने वाली वारदात की वीडियो सामने आई। वीडियो सड़क की दूसरी जानिब शहरी ने मोबाइल फ़ोन से बनाई। वारदात के बाद 3 मुसल्लह मुल्जिमान बाआसानी फरार हो गए। लाहौर में भी लूट मार के वाक़यात बढ़ने लगे हैं। डाकुओं ने 6 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया। एक और वारदात के दौरान फार्मेसी में लूट मार की गई। स्ट्रीट क्रिमिनल ATM तोड़ने में नाकाम रहा। जहांगीर खान की रिपोर्ट। डकैत गिरोहों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। एक के बाद एक वारदात। काहना में घर में दाखिल होने वाले डाकुओं ने मुजाहमत पर सरबराह एजाज चौधरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुल्जिमान मुकामी सिक्योरिटी गार्ड को यरगमाल बनाकर घर में दाखिल हुए। जब जेवरात उतारने के बाद उन्होंने फिर खवातीन से बदतमीजी की कोशिश की तो जिसपे कोई गुत्थम गुत्था हुए हैं तो उसको फायर मारा। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश के लिए मुश्तबा सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया गया है। उधर गाजियाबाद में 15 फरवरी की रात फार्मेसी में लूट मार की गई। 3 मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर आए, 2 फार्मेसी में दाखिल हुए और असलहा निकाल लिया। कैश काउंटर से हजारों रुपए लेकर फरार हो गए। ये बताएं, डाकू का मुकाबला करें या अपने बच्चों का पेट पालें? ना इधर मोबाइल पुलिसें आती हैं। दारोगा वाला में नामालूम चोर ATM में दाखिल हुआ। पहले कार्ड के जरिए टेम्परिंग की कोशिश करता रहा। कुछ बन ना पाया तो मशीन ही तोड़ने की ठान ली, लेकिन पुलिस टीम की गाड़ी का सायरन सुनकर भाग खड़ा हुआ। पुलिस का कहना है कि दोनों वारदातों की तफ्तीश जारी है। जल्द मुल्जिमान तक पहुंच जाएंगे। कैमरामैन खावर महमूद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। 2 ग्रुपों में तसादुम से लाहौर का इलाका मुस्लिम टाउन मैदान जंग बन गया। फायरिंग क्यों हो रही है ये हम आपको भी बताएंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि यहाँ पर हुआ क्या था। इसी सब पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे रियाज अहमद से। रियाज, ये मामला इतना बिगड़ा कैसे, हुआ क्या था? जी, ये 2 ग्रुप हैं, इनके दरमियान पहले भी इस तरह झगड़ा होता रहता है और आज भी इनके दरमियान दिन दिहाड़े जो है वो अरमान जमील है और दूसरा है असामा राजपूत ग्रुप। ये 2 ग्रुप हैं जिनके दरमियान ये आज फिर दोबारा झगड़ा हुआ, जिस पर इन्होंने हवाई फायरिंग की। असामा ग्रुप की जानिब से सरेआम हवाई फायरिंग मोबाइल जो फायरिंग की गई, तो उसकी मोबाइल फुटेज जो है वो वहाँ पर लोगों ने बनाई और जो आप देख भी रहे हैं, जो मीडिया पर चल भी रही है। और इसी तरह दूसरी तरफ जो एक बाल्टोन पुलिस है, उनको जो है वो अरमाना जमील की तरफ से दरख्वास्त दी गई है कि इनका चूंकि इनके कज़न के साथ झगड़ा है तो ये आए रोज उन पर तशद्दुद भी करते हैं, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन मुल्जिमान जो है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। पुलिस का कहना है कि जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रियाज, बहुत शुक्रिया। और अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन। ISPR ने बताया है कि मीर अली में दहशतगर्दों के मुश्तबा ठिकानों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में अलीम खान खुशहाली ग्रुप के 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन। ISPR ने बताया मीर अली में दहशतगर्दों के मुश्तबा ठिकानों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में अलीम खान खुशहाली ग्रुप के 3 दहशतगर्द मारे गए। ये दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान में मुलव्विस थे। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के बाइस ट्रैफिक हादसात में 9 अफराद जाँ बहक और 70 जख्मी हो गए। खुशाब में मियाँवाली रोड पर गाड़ी मिनी ट्रक से टकरा गई। खातून समेत 7 मुसाफिर जाँ बहक और 10 जख्मी हुए। मुरीद के में नारोवाल रोड पर मुसाफिर बस उलट गई। 2 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी हुए। भावल नगर में बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम के नतीजे में 5 अफराद शदीद जख्मी हुए। मियाँ चन्नू में बस और 3 ट्रकों में तसादुम, 7 अफराद जख्मी हुए। रात गए नवाब शाह में काजी अहमद के करीब बस उलट गई। हादसे में बच्चा जाँ बहक और 30 मुसाफिर जख्मी हुए। बोलो फैसलाबाद में बात करते हैं टूट फूट का शिकार सड़क सतियाना की, जहां जगह जगह गड्ढे मौजूद हैं। ये शहरियों की मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। हादसात भी यहां मामूल बनते जा रहे हैं।
कोई सुकून नहीं है कि हमें पूरी तरह मेंटल रिलैक्सेशन कैसे मिलती है। एक माइंड फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है एक रोड के ऊपर जब जगह जगह पे जाके ट्रैफिक ब्लॉक, लाइन इंतज़ार, ये वो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे सामने साइकिल और चिंची के डेली 2-2, 3-3 इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कब ख़त्म होंगी? हम नए पाकिस्तान से तवक्कुआत रखते हैं, खुदारा इन मसाइल को हल किया जाए। और ये एक बेसिक चीज़ है, ये कोई इतनी बड़ी इकोनॉमी इसमें नहीं लगती है। और जहाँ बिला वजह पैसा खर्च हो रहा है जिसका आवाम को कोई सहूलत ही नहीं है, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी डेली रूटीन की जो मुश्किलात हैं वो दूर की जाए और टूटी हुई सड़कों की मुरम्मत की जाए। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के तलबा का ऑनलाइन इम्तहानात लेने के लिए एहतजाज, पुलिस ने एक तालिब इल्म को हिरासत में ले लिया है। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद कुर्बान से। मोहम्मद कुर्बान, इस सारी की सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, तलबा ने सुबह 10 बजे से यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के मरकजी गेट के बाहर धरना दे रखा था और कॉलेज रोड को ब्लॉक किया हुआ था। पुलिस के साथ बार बार मुज़ाकरात किए गए लेकिन वो कामयाब ना हो सके, जिस पर चंद लम्हे पहले ही पुलिस ने तलबा पर लाठी चार्ज कर दिया और कुछ तलबा जो है वो जख्मी हो गए, जबकि एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया और दीगर जो तलबा थे वो भाग गए हैं, इस वक्त दौड़ गए और उनका यही कहना है कि वो सुबह दोबारा फिर यहाँ पर आएंगे और अपना धरना इसी तरह से जारी रखेंगे। उनका कहना है जब पढ़ाई ऑनलाइन की गई है तो पेपर भी ऑनलाइन लिए जाए। दूसरी तरफ इंतजामिया का कहना है, यूनिवर्सिटी इंतजामिया का, कि ऑनलाइन पेपर लिए जा सकते हैं लेकिन वो यूनिवर्सिटी के अंदर होंगे, घरों में नहीं होंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।